तस्वीर सियासी तौर पर उम्मीदवारों के मामले में साफ हो गई है, लेकिन कौन बनेगा यहाँ का सांसद, अभी सियासी आसमान साफ नहीं है और बल्कि बादल ज्यादा घने काले छा गए हैं। जिस सिंबल पर, जिस पार्टी के कंधों पर, जिसके छत्र छाया में हमारा उम्मीदवार उतारा जा रहा है, क्या उसके साथ सब एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं? भाजपा की हालत पंजाब में गठजोड़ टूटने के बाद अकालियों से बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे खाली हाथ। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, वैसे राजनीतिक रिश्ते वक्त हालात के हिसाब से तय होते हैं। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। लोकसभा चुनाव के दंगल में सभी पार्टियों की तरफ से अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए गए हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में लुधियाना हॉट सीट बनता जा रहा है, क्योंकि आज कांग्रेस की तरफ से लुधियाना में अपने पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग को लुधियाना में मैदान के अंदर उतार दिया गया। हालांकि राजा वड़िंग को मैदान में उतारने के उपरांत ही भारत भूषण आशु की टिकट कांग्रेस की तरफ से काट दी गई है। इसी के दौरान लुधियाना हॉट सीट के ऊपर आज हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर नदीम अंसारी जी जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है नदीम जी आपका। नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल, आदाब। तो नदीम जी, जैसे लुधियाना पहले काफ़ी धुंधली छवि देखी जा रही थी क्योंकि सभी पार्टियों की तरफ से कैंडिडेट नहीं ऐलाने गए थे और उसी के बीच लोगों में चर्चा थी कि भारत भूषण आशु कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हो सकते हैं लुधियाना से, क्योंकि काफ़ी सीनियर नेता हैं और काफ़ी दिग्गज नेता है, कांग्रेस से काफ़ी लंबे समय से अपनी सियासत करते आ रहे हैं। पर उनकी जगह पे कांग्रेस की तरफ से एक प्रवासी, लोगों में चर्चा चल रही है प्रवासी वर्ड यूज करके, कि एक प्रवासी कैंडिडेट लुधियाना में उतार दिया गया। खुद पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग को कैंडिडेट लुधियाना से ऐलाना गया कांग्रेस की तरफ से। तो कुल मिला के अब कांग्रेस की तरफ से और कई दूसरी पार्टियों की तरफ से अपने कैंडिडेट उतार दिए गए हैं लुधियाना में, और छवि भी और जो चेहरे हैं सभी पार्टियों के कैंडिडेट्स के वो साफ हो चुके हैं। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर माहौल को देखें तो माहौल कुछ आसानी से समझने के लिए, सियासी माहौल लुधियाना का, इसे हम मौसम से जोड़ सकते हैं। जिस तरह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते इस वक्त कहीं बारिश हो रही है, कहीं आंधी चल रही है और कहीं आसमान में घने काले बादल छाए हैं, लुधियाना में तस्वीर सियासी तौर पर उम्मीदवारों के मामले में साफ हो गई है, लेकिन कौन बनेगा यहाँ का सांसद, अभी सियासी आसमान साफ नहीं है और बल्कि बादल ज्यादा घने काले छा गए हैं। वजह साफ है, लुधियाना में हर पार्टी ने इसको अपने लिए प्रेस्टिजियस सीट मान लिया है, तभी तो कांग्रेस से लाए गए रमनीत सिंह बिट्टू भाजपा के उम्मीदवार बने हैं, जो खुद लगातार 3 बार सांसद रहे हैं। दूसरी तरफ आप नजर डालें, आम आदमी पार्टी जिस तर्ज पर विधानसभा चुनाव जीती थी, शायद उसका सियासी सपना फिर वही है। उसने युवा तुर्क वाला कार्ड चला है। पहली मर्तबा में मैदान में उतारे गए नए चेहरे अशोक पराशर पप्पी को विधानसभा में उम्मीदवार बनाया, वो कामयाब भी हुए और अब उन पर ज्यादा भरोसा जताते हुए उन्हें यहां से अपना लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। कमोबेश बाहर से चीजों का आकलन कर रहे शिरोमणि अकाली दल बादल ने भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तर्ज पर युवा तुर्क के रूप में रणजीत सिंह ढिल्लो अपने साबका विधायक को मैदान में उतारा। अब इसमें जब एंट्री कांग्रेस की तरफ से आपने कहा कि लोग कह रहे हैं प्रवासी जी, ये आउटसाइडर इनसाइडर का चुनाव में बहुत बड़ा महत्व होता है। विरोधी और असंतुष्ट, अपनी पार्टी में असंतुष्ट लोग ज्यादा तेजी से उस चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन अगर चुनाव मुद्दों पर आधारित हो जाता है तब अंदरूनी और बाहरी का मुद्दा कहीं ना कहीं उतना प्रभावी नहीं रहता। लेकिन हाँ,
अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग आए हैं इसलिए बड़ा चेहरा है, बड़ी शख्सियत है कि वो 3 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सूबे की सरकार में मंत्री रहे हैं और अपनी पार्टी में यूथ कांग्रेस की भी कमान संभाल चुके हैं। अब पार्टी की कमान उनके हाथ में है। उनके आने के बाद ये मुकाबला कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चौकोना नजर आ रहा है। तो नदीम जी, अगर बात करें एक बार व्यूवर्स के लिए, हम फिर से बता देते हैं कि हर एक पार्टी की तरफ से कौन से कैंडिडेट्स के नाम ऐलाने गए हैं। श्रोमणी अकाली दल की तरफ से जैसे रणजीत सिंह ढिल्लों अब कैंडिडेट हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से लुधियाना सेंट्रल के विधायक अशोक प्राशर पप्पी कैंडिडेट हैं, और भाजपा की तरफ से कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू कैंडिडेट हैं। और अब जो आज का नाम, आज की तारीख में जो कांग्रेस की तरफ से नाम ऐलाना गया है लुधियाना से, वो है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो कि गिद्दड़बाहा से विधायक हैं। तो अब अगर हम श्रोमणी अकाली दल के ऊपर थोड़ा गौर आजमाएं कि श्रोमणी अकाली दल की तरफ से एक साबका विधायक, अपनी ही पार्टी के साबका विधायक रणजीत सिंह ढिल्लों को लुधियाना से कैंडिडेट ऐलाना है, तो उनके ऊपर आपका क्या, और जैसे लोगों में काफ़ी चर्चा देखने मिल रही है, लुधियाना में काफ़ी दिग्गज नेता हर एक पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं अब, तो रणजीत सिंह ढिल्लों के कितने % चांसेस हो सकते हैं लोगों की नज़र से कि आपका अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है कि रणजीत सिंह ढिल्लों जीत सकते हैं ये चुनाव? वो कितना कर दूसरे कैंडिडेट को टक्कर दे सकते हैं इस लोकसभा चुनाव के अंदर? देखिए शान जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक साथ आपकी कई क्वेरीज हैं और हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं। अगर हम इसे नेट शेल में कहें, राजनीतिक भाषा में, तो उम्मीदवार चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में उतारने से पहले 2 तरह की चीज़ों का आकलन किया जाता है। सामने मुकाबले पर कौन उम्मीदवार है, उस विधानसभा या लोकसभा सीट के राजनीतिक हालात क्या हैं, उससे भी ज़रूरी होता है जिस सिंबल पर, जिस पार्टी के कंधों पर, जिसके छत्र छाया में हमारा उम्मीदवार उतारा जा रहा है, क्या उसके साथ सब एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं। अगर वही साथ नहीं देंगे तो उम्मीदवार के बारे में मतदाताओं के बीच गलत राजनीतिक संदेश चला जाएगा। हर पार्टी की कमोबेश एक सी ही कहानी है। जहां आप बात कर रहे हैं शिरोमणि अकाली दल बादल की, जब एक लंबा एक्सपीरियंस रखने वाले, साफ तौर पर सीधे कह सकते हैं पंजाब के सबसे मंझे हुए, पुराने और सुलझे हुए सियासतदान सरदार प्रकाश सिंह बादल के गुजरने के बाद पार्टी की पूरी जिम्मेवारी सुखबीर सिंह बादल के कंधों पर आई। लेकिन विरासत में उन्हें सियासत मिली, लेकिन जो कला राजनीति की बड़े बादल साहब को आती थी, सबको साथ बांधकर चलने की, उनके गुजरने के बाद पार्टी में वो अंदरूनी कलह बाहर और ज्यादा आई थी। उसको के मद्देनजर जब छोटे बादल सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय कर रहे थे, तो ऐसा सियासी तौर पर माना जा रहा है और साफ एहसास हो रहा था कि वो हर जगह एक कहावत पर अमल कर रहे थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा नदीम जी, क्योंकि विपिन सूद काका की बात करें तो विपिन सूद काका को जब सुखबीर सिंह बादल ने खुद पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाया था, तब उन्होंने थापड़ा दे के बोला था कि इनको हम लुधियाना से लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट ऐलानेंगे, पर उनकी जगह पे रणजीत सिंह ढिल्लों को कैंडिडेट ऐलान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लुधियाना की बात करें तो श्रोमणी अकाली दल के अंदर चर्चा है कि काफी ज्यादा गुटबाजी देखने को मिल रही है, क्योंकि विपिन सूद काका लोगों में चर्चा है कि नाराज होकर वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने खुद उनका स्वागत किया, तो कहीं ना कहीं रणजीत सिंह ढिल्लों को खुद उनकी पार्टी की तरफ से समर्थन मिलेगा या नहीं, ये काफी ज्यादा चर्चा देखने में मिल रही है। देखिए, अगर हम हाशिए पर जाकर देखें, इसमें कोई शिरोमणि अकाली दल बादल का बचाव करने वाली बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा, फिर उसी बात पर आ रहा हूं कि बड़े बादल साहब के निर्णय लेने में और छोटे बादल के निर्णय लेने में कहीं ना कहीं फर्क है। उनका एक लंबा अनुभव था। ठीक है, उस टाइम के हालात होंगे, करीब 1.25 या 1.5 साल पुरानी बात है जो मुझे याद पड़ रहा है। उस वक्त लुधियाना के सियासी सिनेरियो को देखते हुए शीयद मुखिया के तौर पर सुखबीर बादल ने विपिन सूद काका जी को अपना
संभावित उम्मीदवार घोषित किया, क्योंकि उम्मीदवार घोषित इतने पहले आमतौर पे नहीं किए जाते, लेकिन हाँ ये कि एक कमिटमेंट होता है। तेजी से जिस तरह से पंजाब में सियासी हालात बदले, खास तौर पर लुधियाना में कितना ड्रामेटिक चेंज आया है कि कांग्रेस के एमपी जो प्रबल दावेदार हैं टिकट के, वो अचानक बीजेपी में जाते हैं, तो पूरा ही सियासी तस्वीर एकदम से बदल गई। इन हालात में मुमकिन है सुखबीर बादल ने ये सोच करके फैसला लिया हो कि मेरी ही पार्टी में जो पहले से जुड़े हुए हैं और मेरी पार्टी में रहते कामयाबी हासिल कर चुके हैं और मेरे साथ संघर्ष किया है राजनीतिक, अगर मैं उनकी बजाय बाद में आए पार्टी के किसी शख्स को उम्मीदवार बनाता हूं तो पार्टी में अंदर भी असंतोष पैदा हो सकता है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो दूसरी पार्टियों की तरफ से कैंडिडेट लाने गए हैं वो बाहर से आए हुए जो आगू हैं, कैंडिडेट हैं, उनको पहल दी गई है बकायदा अपने जो काफ़ी सीनियर नेता जिनकी तरफ से काफ़ी लंबे समय से सेवाएं या फिर सियासत की जा रही है पार्टी के साथ जुड़े रहकर, तो श्रोमणी अकाली दल की तरफ से अपने खुद के जो पुराने नेता उनको पहल दी गई है। नहीं, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि जब उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो दो तरह की लड़ाई होती है। एक सामने जिनसे आपका मुकाबला है, एक लड़ाई होती है अपने घर में। जी, हर घर के हालात अलग हैं। शिरोमणि अकाली दल में घर की लड़ाई जारी थी। ऐसे में अगर अपने अंदर के बीच से कोई टकसाली नेता नहीं लाया जाता तो हो सकता था कि असंतोष और बढ़ जाता। अब अगर आप इशारतन कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने बाहर से अशोक पराशर पप्पी को लाकर कांग्रेस से और अपना कैंडिडेट बनाया, तो आप जरा निगाह डालिए सन 2022 के चुनाव पर कि उस वक्त माइंड सेट था आम आदमी पार्टी के काडर का कि हमें नए चेहरे लाने, हुक एंड कुक कैसे भी सत्ता हासिल करनी है। तो उनके काडर ने कहीं रिवोल्ट नहीं किया। जो फाउंडर मेंबर थे कई मौकों पर उनको हटा करके बिल्कुल न्यू कमर्स, फ्रेश फेसेस सामने लाए। आज जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, हालात जब तक नहीं बिगड़े थे आम आदमी पार्टी के, तो केजरीवाल भी यही कहते थे कि अब के हम 13 की 13 जीरो का टारगेट लेके चल रहे हैं। भगवंत मान ने अब दुहाई दी है कि पार्टी क्राइसिस में और हमें 13 जीरो का रिकॉर्ड दर्ज करना है, लिहाजा हम जो चेहरे आपको सौंप रहे हैं उनको आप स्वीकार करिए। तो वहां आसानी से एक्सेप्टेंस हो गई। अब आता है भाजपा का सवाल। जो आप सवाल कहना चाह रहे हैं, मैं आपका इशारा बिल्कुल साफ समझ रहा था। आप कहना चाहते हैं वहां बाहरी कैंडिडेट क्यों एक्सेप्ट हुआ। भाजपा की हालत पंजाब में गठजोड़ टूटने के बाद अकालियों से बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे खाली हाथ, क्योंकि उनके पास फेसेस का क्राइसिस था। ये अकेले बिट्टू की कहानी नहीं, आपने देखा ये इससे बड़ा ड्रामेटिक मामला हुआ कि आम आदमी पार्टी का डिक्लेयर कैंडिडेट पाला बदल के जालंधर में सुशील कुमार रिंकू उनके साथ जाते हैं और भाजपा में एक्सेप्टेंस है। ऑफिशियली भाजपा चूंकि एक संगठन और अनुशासन में अभी भी उनके यहाँ उसका डंडा मजबूत है, तो ना तो यहाँ रवनीत बिट्टू के विरोध में और ना वहाँ रिंकू के विरोध में किसी ने खुलकर घोषित तौर पर त्यागपत्र नहीं दिए, लेकिन अकाली दल में ऐसी आशंका मानी जा रही थी। आपका कहने का मतलब ये है कि अब भाजपा के अंदर जो भी बाहर का कैंडिडेट है, चाहे वो दूसरी पार्टी की तरफ से धुतकार दिया गया हो, माफ करना मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट दूसरी पार्टी की तरफ से अगर उसको टिकट नहीं दी गई है या फिर उसको पार्टी की तरफ से वो सम्मान नहीं दिया गया, तो वो अपनी पार्टी छोड़ के अगर भाजपा में जाने की इच्छा रखता है तो भाजपा हर किसी का स्वागत करने के लिए तैयार रहती है। आप सिर्फ पंजाब की बात मत करिए, ये संख्या बल के मामले में छोटा सूबा है। अगर आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं की भी बात करिए, राजस्थान, क्या हुआ है, एकदम यू टर्न लेके तमाम अपने आप को टकसाली और वफादार कहलाने वाले दूसरी पार्टियों के नेताओं का हृदय परिवर्तन हुआ। भाजपा की आसान भाषा में कहें तो वहाँ हृदय परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ बिट्टू जी का हुआ, वहाँ रिंकू जी का हुआ। तो वहाँ कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। वहाँ आपका एक कैडर होता है, आपका एक सपोर्टर होता है, आपका वॉलंटियर होता है। आप जैसा माइंड सेट करेंगे आप आम आदमी पार्टी के, ये बहस कानूनी भी है, तकनीकी भी है और राजनीतिक भी, कि केजरीवाल आज जेल में है। सारी पार्टियों में से जो उनके प्रमुख विरोधी दल है वो कहते हैं वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं।
लेकिन आम आदमी पार्टी और उनके सपोर्टर्स मानते हैं कि उनके साथ साजिश हुई है, उन पर ज्यादती हुई है। इसी तरह पार्टियों में उम्मीदवारों के चयन की बात है। अब जहां कांग्रेस का सवाल आता है, कांग्रेस भी गुटबाजी से जूझ रही थी और लुधियाना भी उससे अछूता नहीं था। पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ पता चलता है कि कांग्रेस के बड़े लीडर, सीनियर लीडर खुद कह चुके हैं। आप एक बहुत दिलचस्प और गौरतलब बात देखें कि सियासत में साफ गोई नहीं होती, मुंह पर साफ बात नहीं कही जाती, लेकिन कई कांग्रेसी नेता साफ मंच पर बोल चुके कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस को खुद अपने हरा सकते हैं। तो यही चीज़ है। इसका मतलब जो हैरानीजनक नतीजे आए थे और आम आदमी पार्टी ने इतनी जोरदार प्रदर्शन किया था, उसमें कांग्रेस के पिछड़ने की एक बड़ी वजह उसकी गुटबाजी थी। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शायद उसी के मद्देनजर दूध के जले हुए थे छाछ भी फूंक कर पी है। एक एक सीट पर, लुधियाना सीट को इतना होल्ड क्यों किया गया? लुधियाना सीट को आम आदमी पार्टी की तरफ से भी काफ़ी होल्ड करके कैंडिडेट लाना, पर माफ़ करना, मैं अगर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो दो नाम लगातार सामने आ रहे थे। पहला था अशोक प्राशर पप्पी, दूसरा था गुरप्रीत बसी गोगी। दोनों ही विधायक हैं लुधियाना से, अलग अलग हलकों के, और दोनों ही काफ़ी मजबूत सियासत में एक्टिवली पॉलिटिक्स करने वाले चेहरे हैं। जहां गुरप्रीत बसी गोगी की तरफ से लगातार दावेदारी को लेके अपने बयानों में घुमा फिरा के ऐसे कहा जा रहा था कि अगर मेरे को पार्टी की तरफ से ये सेवा निभाने का मौका दिया जाएगा तो मैं निभाऊंगा। वहीं अशोक प्राशर पप्पी की तरफ से भी यही बोला जा रहा था। पर अब पप्पी का नाम कैंडिडेट के तौर पे ऐलान दिया गया है, तो कहीं देखा जा सकता है, चर्चाएं भी हैं लगातार कि आम आदमी पार्टी में भी आगे चल के ये काफी ज्यादा तकरारबाजी देखने मिल सकती है, क्योंकि पप्पी और गोगी दोनों काफी, ये चीज तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मौजूदा वक्त तक मैं फिर कह रहा हूं, जैसे बीजेपी में एक्सेप्टेंस है यू टर्न लेने वालों की। चंद घंटे पहले पार्टी छोड़ के कोई जाता है, चंद घंटे बाद उसको टिकट थमा दिया जाता है। हालांकि अकाली दल भी उस ट्रैक पे है। मोहिंदर सिंह केपी जैसे कद्दावर कांग्रेसी नेता के घर पर पहुंचने तक लिस्ट होल्ड रखी जाती है, जैसे ही वो पार्टी का सिरोपा पहनते हैं और उनको उम्मीदवार डिक्लेयर, उनसे तो शॉर्ट मिसाल कोई है ही नहीं कि इतनी तेजी से कोई कैंडिडेट बन सकता। खैर, जहां आपने बात की आम आदमी पार्टी की, तो शान जी आप पंजाब का सिनेरियो देखिए। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, उसने अपने कैंडिडेट्स का माइंड सेट किया कि दिल्ली की तर्ज पर हम नए चेहरे लाएंगे और जनता को ये संदेश देंगे कि ये ताकत हमारे पास ही है, ये करिश्मा सियासी हम ही करना जानते हैं कि हम आम आदमी को सड़क से ला करके संवैधानिक ताकत देकर आपके बल पर चुनाव जिता के विधानसभा और संसद भेज सकते हैं। अब जब आप तुलना कर रहे हैं गोगी जी की और पप्पी जी की, तो गौर करिए जरा, आप पन्ने पलटिए सियासी कि गुरप्रीत गोगी जी पार्टी में पहले से थे, राजनीति में सक्रिय थे कांग्रेस में, इधर पप्पी जी भी वहीं सक्रिय थे। लेकिन गोगी जी जो चयनित प्रक्रिया होती है उसके तहत काउंसलर भी रह चुके थे। अशोक प्राशर पप्पी काउंसलर भी नहीं थे जी, और उनको सीधे एमएलए बनाया था। तो अब के एमपी उम्मीदवार बनाकर शायद आप हाईकमान यही मैसेज देना चाहता है कि देखिए, राजनीति में कम अनुभव वाले व्यक्ति को हमने उम्मीदवार बनाया, यानी हमारी चयन प्रक्रिया में ये माइंडसेट नहीं है कि वो सीनियर है, वो पार्टी में ज्यादा लॉबिंग कर सकता है। ये एक मैसेज देने की कोशिश है। अगर भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस की तरफ से 2 बार लुधियाना से एमपी रह चुके हैं, और कहा जाता है कि कांग्रेस का लुधियाना गढ़ा, यहाँ से अक्सर ही हमेशा कांग्रेस का ही उम्मीदवार विजेता रहता है और वही एमपी बनता है। पर इस अब की बार रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए हैं और भारत भूषण आशु काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी भी रहते हैं, देखे जाते हैं अक्सर कि काफ़ी क्लोजनेस है उनकी भारत भूषण आशु के साथ। हाँ, अब की बार भारत भूषण आशु की टिकट काटकर लुधियाना से राजा वड़िंग को उम्मीदवार ऐलान दिया जाता है। तो लोगों में ये भी चर्चा है कि भारत भूषण आशु के नजदीकी रवनीत सिंह बिट्टू भी है और राजा वड़िंग प्रधान है कांग्रेस पार्टी के, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, या उनके समर्थकों के लिए कि किसकी तरफ ज्यादा झुकाव हो, क्योंकि बिट्टू भी काफी नजदीकी हैं जब तक पार्टी में थे कांग्रेस में, लेकिन अब
जाने के बाद ये नज़दीकियां बरकरार हैं या नहीं, लेकिन अब राजा वड़िंग का लुधियाना से नाम सामने आ गया तो कहीं ना कहीं भारत भूषण आशु के जो समर्थक थे उनमें भी नाराजगी देखी जा सकती है। तो ये भाजपा और कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं तकरारबाजी देखने मिल सकती है, काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला देखने मिल सकता है लुधियाना के अंदर। देखिए, एक चीज जब हम कांग्रेस और लुधियाना के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, कांग्रेस का गढ़ रहा है लुधियाना, इस बात में कोई शक शुबह नहीं। एक दौर में बदले हालात में सियासत का रंगत बदली है। अगर पिछले नतीजे देखें तो वो साबित करते हैं कि हाँ, कांग्रेस में गुटबाजी की वजह, एक बड़ी वजह गुटबाजी भी थी पिछड़ने में कांग्रेस के। जहां आपने सीधे नाम से व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, तो जब हम भारत भूषण आशु जी की बात करते हैं, सियासत में उनका आगाज एक दिग्गज कांग्रेसी नेता के साथ होता है, उनके साथ कदम ताल करते हुए स्वर्गीय हरनाम दास जौहर, जो सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी थे, विधानसभा के स्पीकर रहे जी, उसी पांत में, उसी कतार से निकल कर आए थे गुरप्रीत सिंह गोगी और बहुत सारे लीडर तैयार हुए। खैर, अगर आप प्रोफाइल के हिसाब से देखेंगे तो भारत भूषण आशु किसी तौर पर कमजोर नहीं है। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं स्वाभाविक होती हैं। भारत भूषण आशु काउंसलर बनते हैं, उनकी धर्मपत्नी काउंसलर बनती, उनके भाई बनते हैं। इसका मतलब उनकी सियासी जड़ें खानदान में मजबूत होती गई घर में ही, और उसके बाद उनकी अपनी राजनीतिक संघर्ष और मेहनत का नतीजा कि वो काबीना मंत्री बनते हैं सूबे की सरकार में, और हो सकता है उससे बड़ा भी ख्वाब देख रहे हो। लेकिन जब राजनीतिक हालात बदलते हैं तो तुलना वर्तमान से की जाती है, भूतकाल से नहीं। यानी उनका प्रोफाइल कहीं कमजोर नहीं हुआ, लेकिन आज की तारीख में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के प्रोफाइल पर अगर आप नजर मारेंगे तो वो भी 3 बार के विधायक हैं। जब आम आदमी पार्टी की आंधी बताई जाती थी, उसमें वो भले ही कम मार्जिन से, लेकिन जीतकर गिदड़बाहा से तीसरी बार बाहर आए। पर चर्चाएं तो ये भी है ना कि अगर भारत भूषण आशु, जो कि लुधियाना के नस नस जानते हैं, लुधियाना के अंदर कौन से काम के ऊपर, कौन सी दिक्कतों के ऊपर ज्यादा काम करना है, और राजा वड़िंग को लेकर चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि वो एक प्रवासी चेहरा ऐलान दिया गया है। हाँ, देखिए, राजनीति में फिर वही बात कह रहा हूँ कि चीजें मौजूदा जो हालात होते हैं उनसे तय होती हैं। जब एक बड़ा चेहरा रवनीत बिट्टू यहाँ पर है, आम आदमी पार्टी में सीएम स्टार प्रचारक के तौर पर पप्पी पराशर के लिए प्रचार करने आ रहे हैं, सुखबीर बादल अपने विश्वास पात्र रणजीत सिंह ढिल्लों को मैदान में उतार रहे हैं, तो ऐसे हालात में कांग्रेस को भी चेहरे के साथ चर्चा रखने वाला चेहरा चाहिए था, उम्मीदवार। राजा वड़िंग के प्रोफाइल में 3 टैग इंपॉर्टेंट है। पहला टैग, उन्होंने बादल परिवार, जिसके पास बड़ी राजनीतिक विरासत है, उस घर की बहू को चुनाव में चुनौती दी, भले ही हार गए। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी की आंधी में जब सब उड़ रहे थे, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वहां पर वो सीट निकालते हैं। तीसरी चीज, एक बार कांग्रेस में हालात ये आ गए थे कि कांटों का ताज, यानी पार्टी की प्रधानगी का ताज कोई नहीं पहनना चाह रहा था, तब अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग सामने आते हैं और पार्टी की कमान आज की तारीख में भी संभाल रहे हैं। तो पार्टी हाईकमान शायद आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि अगर बिट्टू जी की आशु जी से नजदीकियां रही हैं और अब नो एंट्री वाला बोर्ड उनके दरवाजे पे लग चुका है, क्योंकि वो भाजपाई हो चुके हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो प्रदेश के प्रधान हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से बीते दिनों भारत भूषण आशु कदम ताल कर रहे थे एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट, और आज की तारीख में भी कर रहे हैं। जी। अंदर खाते क्या होता है ये तो हर पार्टी की अपनी कहानी। चर्चाएं तो ये भी है ना कि क्या कांग्रेस, लोगों में चर्चा है कि क्या कांग्रेस के लिए भारत भूषण आशु इतना ज्यादा कमजोर एक नाम हो चुका उम्मीदवार के लिए लुधियाना से, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू जो कि लुधियाना से 2 बार उम्मीदवार एमपी रह चुके हैं, माफ करना, तो उनको टक्कर देने के लिए उनको खुद पंजाब कांग्रेस कमेटी का प्रधान राजा वड़िंग को लुधियाना से ऐलानना पड़ गया, क्योंकि अभी पंजाब की 13 सीटें हैं जो लोकसभा, उसमें कई और भी ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला मिल सकता है कांग्रेस को। तो
लुधियाना इन्होंने इसलिए क्यों चुना है क्योंकि राजा वड़िंग उतार दिया गया है अब मैदान के अंदर लुधियाना से, तो क्या रवनीत सिंह बिट्टू इतनी ज्यादा बड़े लेवल पर टक्कर दे सकते थे क्या कांग्रेस को? तो ये चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही हैं। जब स्क्रीनिंग कमेटी टिकटों का चयन करती है उम्मीदवारों का, वहां बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है जी। आप जरा से पीछे जाइए, बाई इलेक्शन होता है जी। संगरूर, किसकी सीट थी वो? आम आदमी पार्टी की। और उसको मतलब रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? मौजूदा सीएम जी। लेकिन जब बाई इलेक्शन होता है वो सीट हार जाते हैं। यानी एक पॉलिटिकल हलकों में मैसेज गया कि कैंडिडेट का चेहरा और उसका कद, मौजूदा कद भी माने रखता। अगर परिस्थितिवश खुद भगवंत मान सीएम नहीं होते और वो बाई इलेक्शन में होते तो शायद वो सीट निकालते। दूसरी मिसाल, चौधरी संतोख, कांग्रेस का एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, दलित बहुल सीट, रिजर्व सीट जालंधर, वहां पर सिंपैथी वोट लेने के शायद मुगालते में कांग्रेस ने उनकी धर्मपत्नी को उम्मीदवार बनाया। नतीजा क्या सामने आया? पर बात तो ये भी है ना तो देखिए साहब, प्रोफाइल बहुत सारे लोगों का कांग्रेस में इस बात से बिल्कुल कमजोर साबित नहीं होते भारत भूषण आशु के उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। एनालाइज जब उन्हें बतौर उम्मीदवार किया जा रहा है तो उम्मीदवार के साथ एक टैग और चाहिए था जो पूरे पंजाब का चेहरा कहलाए, यानी पार्टी की पगड़ी जिसके सिर पर है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के पास बाकी चीजें कमजोर नहीं है, मंत्री वो भी रहे हैं पार्टी में, भले ही एक बार रहे जी। आशु जी 2 बार रहे, वो 3 बार लगातार विधायक हैं आपकी आंधी में। वो बादल परिवार के खिलाफ लड़ते हैं और सबसे बड़ा टैग उनके ऊपर है कि उनके सिर पर प्रधान की पगड़ी है। मुमकिन है अगर यही भारत भूषण आशु एक्टिंग प्रेसिडेंट की जगह प्रेसिडेंट होते, संभव है ये टैग उनके सिर पे होता तो वो उम्मीदवार होते। और कांग्रेस में फिर कहा कि उम्मीदवारों की कमी नहीं है, खींचतान बहुत है। लुधियाना में भी आपसी टांग खिंचाई है। शायद कांग्रेस ने मतलब वो वाला काम किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर चर्चाएं ये भी है कि अब भारत भूषण आशु को अब जो कैंडिडेट नहीं लाना गया तो शायद उनको कोई और बड़ा ओहदा मिल सकता है। हाँ, एडजस्टमेंट की गुंजाइश इसलिए बनती है, उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पे भी मैदान में उतारा जा सकता। पंजाब में वो किसी नाम के और चेहरे के मोहताज नहीं है, उनके तेवरों में कोई कमी नहीं है, उनके टैग लगा हुआ है 2 बार काबीना मिनिस्टर होने का, वो सियासत में पुराने वफादार कांग्रेस के सिपाहियों में है, उनकी जहाँ पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है वो भी एक नामी चेहरा थे। तो सारी चीजों को देखते हुए प्रचारक 2 तरह से लाए जाते हैं, एक कंपेनर सेंटर से भेजे जाते हैं नेशनल, एक स्टेट के। स्टेट के कंपेनर्स की ज्यादा भूमिका होती है। आप मिसाल देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी में सीएम दोहरी भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि उनको बेहतर पता है कि दिल्ली वाले या दूसरी स्टेट के आम आदमी पार्टी के अगर कहीं नेता भी हैं तो वो उतना बेहतर तरीके से पंजाब के मतदाता की नब्ज नहीं पकड़ सकते। और एक फर्क और देखिए, अभी एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं आया जी। अगर कोई आशंका थी, हो सकता कांग्रेस का चयन करने का फैसला सही साबित हो रहा है। फिलहाल काफी देर हो चुकी है, हम बात कर रहे हैं अभी इंक्लूडिंग भारत भूषण आशु, किसी कांग्रेसी नेता ने राजा वड़िंग के नाम पर आधिकारिक तौर पर विरोध नहीं किया है। पर सुरेंद्र डाबर, संजय तलवार को लुधियाना से ये भी बड़े दिग्गज चेहरे हैं कांग्रेस के, तो उनके ऊपर भी चयन किया जा सकता था कांग्रेस कमेटी की तरफ से। देखिए, इनसे पहले अगर प्रोफाइल आप पलटेंगे तो यहाँ से पूर्व विधायक राकेश पांडे जी, उनसे बड़ा चेहरा तो कोई नहीं था प्रोफाइल के मामले में जी। उनके खानदान ने भी शहादत दी है बिल्कुल आतंकवाद के दौर में। तो चीजें ये नहीं है, पूरे जिले का लुधियाना लोकसभा सीट का विवाद निपटाने का शायद कांग्रेस को बेहतर मुनासिब रास्ता यही नजर आया कि बाहर से उम्मीदवार, बाहर से मतलब उस भाषा में नहीं, इसी पंजाब में ऐसे शख्स को लाया जाए जो ये कह सके, जिसको मतदाता ये कह के एक्सेप्ट कर सके कि इन्हें हम जानते हैं। बतौर प्रदेश प्रधान किसी भी पार्टी का पूरे प्रदेश के मतदाताओं के बीच में अपने समर्थकों की नुमाइंदगी करता है। शायद कांग्रेस ने इसलिए ये दोहरा दांव खेला है
तो इस आपका कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के लुधियाना सीट कांग्रेस के लिए काफी परेशानी बन सकती थी, तो इस वजह से उनकी तरफ परेशानी को कम किया गया है। खुद पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजा वड़िंग का नाम लुधियाना से ऐलान किया। अब जहां तक सवाल आता है खुद राजा वड़िंग की खामियों का, सियासी कमियों का, जी हो सकता है शरारत में उनके साथ ये भी टैग जोड़ा जा सकता है कि वो बिट्टू जी के मित्र भी रहे। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, वैसे राजनीतिक रिश्ते वक्त हालात के हिसाब से तय होते हैं। लेकिन उसके साथ दूसरा पॉइंट ये भी है कि वो उतने ही नज़दीकी भारत भूषण आशु जी के भी हैं, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी जब ये प्रेसिडेंट और एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर पूरे स्टेट में घूम रहे थे, तो ये साफ मैसेज गया। और शायद इसी मैसेज का कांग्रेस हाईकमान फायदा उठाना चाहता है। हो सकता है कि जुगलबंदी कराई जाए, जैसा आपने कहा कि एवज में एडजस्टमेंट पॉलिसी के तहत, स्ट्रेटजी के तहत भारत भूषण आशु को कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए और फिलहाल उनके पूरे चुनाव की कमान राजा वड़िंग के चुनाव की कमान उन्हीं को सौंप दी जाए। और ये भी मुमकिन है। लुधियाना से वैसे भी कई दिग्गज और नेता भी हैं जो अभी भी इस राजा वड़िंग को काफी समर्थन दे सकते हैं, जैसे सुरेंद्र डाबर है, संजय तलवार है, आपने बताया राकेश पांडे जी हैं। हाँ। तो देखिए, अभी कहा ना, आधिकारिक तौर पर किसी ने विरोध नहीं किया। दावेदारी राकेश पांडे जी ने हमारे ही जनहितैषी चैनल से बात करते हुए कहा था कि ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, पार्टी डेमोक्रेटिक सेटअप में मैं कई बार दावेदारी कर चुका हूँ, अब भी दावेदारी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पार्टी जब किसी उम्मीदवार को उतारेगी तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, रिकॉर्ड बयान है उनका। तो जाहिर तौर पर अगर आधिकारिक तौर पर विरोध नहीं हुआ है तो सामान्य तौर पर यही समाज में संदेश जा रहा है, सियासी माहौल यही है कि अभी कांग्रेस में कह सकते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक ठाक। तो कुल मिला के आपका धन्यवाद है नदीम जी। और लुधियाना से सभी पार्टियों की तरफ से अपने कैंडिडेट ऐलान दिए गए और आज राजा वड़िंग को लुधियाना से उम्मीदवार ऐलान दिया गया। पर इसी के बीच में अब 1 जून को पंजाब के अंदर वोटिंग होने जा रही है, तो देखना ये होगा कि इस वोटिंग के अंदर पंजाब की 13 सीटों के ऊपर कौन सी पार्टी बहुमत में सीटें निकाल सकती है।